नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। राहुल गांधी ने नोटबंदी को बताया गरीबों के खिलाफ जंग। चिदंबरम ने कहा साल का सबसे बड़ा घोटाला। आरबीआई से 8 नवंबर की बैठक का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग। बैंकों में 12,44,000 करोड़ रुपए वापस आए। नोटबंदी के बाद से 4.61 लाख करोड़ रुपए जारी। बेंगलुरु से आरबीआई अधिकारी और जेडीएस नेता गिरफ्तार। अरुणाचल पनबिजली प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे केंद्रीय मंत्री रिजिजू। 450 करोड़ का घोटाला बता कांग्रेस ने मांगा इस्तीफा। रिजिजू ने कहा हो रही है साजिश। कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने के पक्ष में अखिलेश यादव। गठबंधन होने पर 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा। 2014 चुनाव में बीएसपी पर लगाया बीजेपी को वोट ट्रांसफर करने का आरोप। कश्मीर में मारे गए 17 लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान। मरने वालों में बुरहान वानी का भाई खालिद वानी भी शामिल। सेना से मुठभेड़ में पिछले साल हुई थी मौत। और देखते हैं पहली खबर। अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कांग्रेस ने 450 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। वहीं किरण रिजिजू ने आरोपों को खारिज करते हुए अपने खिलाफ साजिश की बात कही। अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अरुणाचल प्रदेश में बन रही कमेंग जल विद्युत परियोजना में करोड़ों रुपए की गड़बड़ी का खुलासा किया है। अखबार के मुताबिक उत्तर पूर्व विद्युत ऊर्जा निगम के मुख्य सतर्कता अधिकारी सतीश वर्मा ने अपनी रिपोर्ट में 2 बांधों के निर्माण में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू के चचेरे भाई गोबोई रिजिजू सब कॉन्ट्रैक्टर हैं। किरण रिजिजू ऊर्जा मंत्रालय को बिलों के भुगतान के लिए पत्र लिखने के मामले में सवालों के घेरे में आ गए हैं। कांग्रेस ने परियोजना में करीब 450 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और मामले की निष्पक्ष जांच होने तक प्रधानमंत्री से किरण रिजिजू को हटाने की मांग की है। जिसमें किरण रिजिजू जी के भाई और किरण रिजिजू जी के नजदीकी सहयोगी शामिल हैं और पत्थरों को लाने के बिल जो हैं वो फर्जी भी हैं और कीमत से कई गुना अधिक भी दिखाए गए हैं। दूसरा, जो ट्रांसपोर्टेशन के चालान है और उसका जो सारा रिकॉर्ड है वो सारा फर्जी है। किरण रिजिजू ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक स्थानीय ठेकेदार की अर्जी पर ऊर्जा मंत्रालय को खत लिखा था। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग साजिश के तहत ऐसी खबरें प्लांट कर रहे हैं। Who has planted this news to help your own people is corruption? सर आपने लेटर नहीं लिखा? अभी छुट्टी लिखेंगे। आपने लिखा था लेटर? ये जो ये न्यूज प्लांट कर रहे हैं ना, हमारे वहाँ आएंगे तो सब जूते खाएंगे। लोगों का सेवा करना करप्शन होता है क्या? इंडियन एक्सप्रेस में छपी खबर के मुताबिक सीवीओ की रिपोर्ट में परियोजना के ठेकेदारों और नीपको के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए थे और निर्माण सामग्री की ढुलाई के नाम पर बड़ी संख्या में फर्जी बिल तैयार करने की बात कही गई थी। बाद में शुरुआती जांच के बाद पीईएल को बिलों का भुगतान रोक दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस खबर पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इंडियन एक्सप्रेस के सहायक संपादक दीप्तिमान तिवारी हैं और आपको बता दें कि दीप्तिमान ने ही इस खबर को ब्रेक किया है। दीप्तिमान, स्वागत है आपका राज्यसभा टेलीविजन पर। सबसे पहले तो समझना ये चाहूँगा कि क्योंकि आपकी रिपोर्ट जो आपने अपने पेपर के जरिए सामने आपने रखी है, उसके बाद राजनीति काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल हो चला है, लेकिन उससे अलग मैं समझना चाहूँगा कि करप्शन की जो बात आ रही है, जो आरोप लग रहे हैं, वो क्या हैं, किस तरीके के हैं, जो आपके तथ्य हैं वो किस पर आधारित हैं? देखिए, जो तथ्य हैं वो सीवीओ की यानी कि चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो सतीश वर्मा हैं उनकी एक रिपोर्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर, सीवीसी और सीबीआई को भेजी गई है। ये पूरी हमारी रिपोर्ट जो है, जो हमारी स्टोरी है, वो उनकी रिपोर्ट पर आधारित है और जो डॉक्यूमेंट्स उस रिपोर्ट में संलग्न किए गए हैं
जो कागजात उस रिपोर्ट में संलग्न किए गए हैं उन कागजातों की समीक्षा हमने की है और उसको जब सही पाया है जो उसमें आरोप लगाए गए हैं तो उसके बाद हमने जो है ये स्टोरी करी है। इसमें जो तथाकथित स्कैम है उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि सीवीओ के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले तो जो रेट तय किया गया बोल्डरों को ढोकर और डैम साइट तक लाने के लिए, वो रेट एक आर्बिट्रेरी तरीके से तय किया गया। सीवीओ की रिपोर्ट का कहना है कि ये रेट 36 रुपये होना चाहिए था, जबकि रेट तय किया गया 75 रुपये और एक एडहॉक बेसिस पे 60 रुपये का पेमेंट जारी कर दिया गया पर किलोमीटर पर टन, यानी कि पर क्यूबिक मीटर जिसे आप कहें, जी पर किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर जारी कर दिया गया जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको। उसके बाद जो आरोप है, जो कि काफ़ी बड़ा और संगीन आरोप है, वो ये है और जिसके लिए जो है कागजात भी संलग्न किए गए हैं उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद, उसमें यह है कि बिल जो है ट्रांसपोर्टेशन चालान जो है वो फर्जी बनाए गए, जिसमें कि लाखों टन आपको जो बोल्डर्स हैं वो स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे या सेंट्रो कार पे या मारुति 800 कार पे जो है वो ढोए जा रहे हैं, ऐसा पेपर पे दिखाया गया हुआ है। पेपर में वो नंबर दिए गए जो कि मोटरसाइकिल, कार या स्कूटर के थे, जो इसलिए बनाए गए। जी हाँ, वो सारे काफ़ी मेजॉरिटी जो है, काफ़ी मतलब मई जून जुलाई के कुछ बिल्स की सैंपल इकट्ठा करके और उनको चेक किया गया, जिसमें कि ये पता चला कि जो हैं ये सारे बिल्स जो हैं, काफ़ी मात्रा में ये बिल्स जो हैं वो मोटरसाइकिल, स्कूटर, सेंट्रो कार, मारुति कार, स्कॉर्पियो कार, इन सब कारों पे जो है लाखों टन जो है पत्थर ढोया गया है। तो ये जो दूसरा पहलू है, इसमें जो एक मुद्दा है कि सबसे पहले जो है वो डैम साइट के पास से करीबन 3 किलोमीटर रेडियस से पत्थर उठाने थे। बाद में कुछ ऐसा माहौल बना जो कि अपने आप में एक चौंकाने वाली चीज़ है, क्योंकि ऐसे मामलों में जनरली जो है स्टेट गवर्नमेंट पहले से जो है वो सम्मिलित होती है जब कोई भी टेंडर तैयार किया जाता है। तो बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप यहाँ से क्वारिंग नहीं कर सकते, यहाँ से पत्थर नहीं उठा सकते। तो उसके बाद करीबन आप समझिए कि 70-80 किलोमीटर दूर के क्वारी जो हैं वो नोटिफाई किए गए। लेकिन सीवीओ की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि ये सारे पत्थर शायद नज़दीक की क्वारियों से लाए गए हैं और दिखाया गया है कि ये 70-80 किलोमीटर दूर से लाए गए हैं और उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चालान जो है वो फर्जी बनाए गए। जी हाँ, 2-3 बातें आपने बहुत स्पष्ट की कि किस तरीके से जो बोल्डर थे जिनका इस्तेमाल हो रहा था उनके फर्जी रेट जो है वो बढ़ा दिए गए। दूसरा कि जिन कागजात है, जिन बिलों को लगाया गया वो मोटरसाइकिल, कार उनके थे, लोकेशन चेंज करके दिखाया गया दूर और पास से। अब मैं दूसरे पहलू पर आता हूँ, जहाँ पर मंत्री महोदय पर जो नाम उनका आ रहा है, किस आधार पर और किस तरीके से इस पूरे करप्शन के केस में जो एक अब तक आरोप लग रहे हैं उसमें शामिल दिख रहे हैं? देखिए, इसमें ऐसा हुआ कि जब ये करप्शन का खुलासा हुआ नीपको के अंदर, यानी कि सीवीओ ने जब नीपको को बताया कि इस तरह से करप्शन हो रहा है, तो नीपको ने जो है जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है पटेल इंजीनियरिंग, उसकी पेमेंट बंद कर दी। जी। उसके बाद उसने पेमेंट बंद करी तो पटेल इंजीनियरिंग ने जो उसके सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनकी पेमेंट बंद कर दी। तो ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, जो कि लोकल एरिया के रहने वाले लोग हैं, ये लोग किरण रिजिजू के पास गए। उसमें एक सब कॉन्ट्रैक्टर जो हैं उनका नाम है गोबोई रिजिजू। गोबोई रिजिजू जो हैं वो उसी गांव के रहने वाले हैं जिस गांव के किरण रिजिजू रहने वाले हैं और किरण रिजिजू के कज़न हैं। तो पहले तो किरण रिजिजू जी ने एक चिट्ठी लिखी लोगों से मिलने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ पावर को कि भाई पेमेंट रिलीज़ की जाए, क्योंकि लोकल लोग जो हैं, जो सब कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है। उसके बाद गोबोई रिजिजू करीबन 2 महीने बाद जो सीवीओ हैं यानी कि सतीश वर्मा, उनसे शिलोंग में उनके ऑफिस में मिलने गए और उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जो है वो इस रिपोर्ट के साथ संलग्न की गई है, जिस ऑडियो रिकॉर्डिंग में साफ सुना जाता है कि ये कह रहे हैं कि किरण रिजिजू जो इनके भाई हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, तो आप कुछ भी करके पैसा रिलीज कीजिए। लोगों का लाखों करोड़ों रुपया जो है वो पटेल के पास पेंडिंग है, आप जब तक पेमेंट रिलीज नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। और
वो ये भी कहते हैं कि आपको अगर किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है, हम जानते हैं कि आपका प्रमोशन होने वाला है, आपको अपने प्रमोशन में किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है तो आप मुझे बोलिए, मैं भैया से बोल के जो है जो भी बन पड़ेगा मैं वो करवाऊंगा। दीप्तिमान, दो बातें और मैं बहुत वक्त खत्म हो रहा है। किरण रिजिजू के दो बयान आए हैं। पहला, पत्र को लेकर उन्होंने कहा कि पत्र लिखना, उन्होंने लिखा है नहीं लिखा है ये तो नहीं कहा, लेकिन रिएक्शन जो था उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों के लिए पत्र लिखना कोई करप्शन नहीं, यानी कि उन्होंने एक तरीके से माना कि पत्र लिखा है। दूसरा, उन्होंने बयान दिया कि उनका कोई भाई नहीं है। जी, बहुत संक्षेप में आपसे चाहूंगा कि क्या दस्तावेज इस तरीके के हैं, उसके बाद एफआईआर की नौबत अब तक नहीं आई, क्योंकि शायद ये मामला 2015 का है, अगर मैं गलत नहीं हूं? जी हाँ, 2015 का मामला है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इसमें इस केस में अब तक एफआईआर नहीं हुई है। इस केस में अभी तक सीबीआई ने 2 सरप्राइज चेक्स किए हैं, क्योंकि सीबीआई को भी ये रिपोर्ट भेजी गई थी, लेकिन सीबीआई ने अभी तक कोई एफआईआर नहीं की है। तो दीप्तिमान, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस पूरे अहम मसले पर बहुत ही बारीकी के साथ और जो तमाम तथ्य हैं वो सामने रख के बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। एमसी मैरी कॉम सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज, विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। नोटबंदी के खिलाफ आज कांग्रेस ने चौतरफा मोर्चा खोला। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के दादरी में इसे गरीबों के खिलाफ जंग बताया, तो पी चिदंबरम ने इसे सबसे बड़ा घोटाला करार दिया। समाजवादी पार्टी और टीएमसी ने आरोप लगाया कि इस नीति से करोड़ों लोग पीड़ित हैं। नोटबंदी का विरोध तेज करते हुए मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी दादरी की अनाज मंडी पहुंचे। किसानों, व्यापारियों और मजदूरों के बीच उन्होंने नोटबंदी को गरीबों के खिलाफ जंग बताया। राहुल ने कहा कि कैशलेस इकोनॉमी का नारा गरीबों की गाढ़ी कमाई छीन रहा है और इससे अमीरों का 8 लाख करोड़ का कर्ज माफ होगा। मोदी जी चाहते हैं कि 6-8 महीने के लिए हिंदुस्तान के गरीब का पैसा हिंदुस्तान के बैंकों में फंसा रहे। अगर वो पैसा 6-8 महीने के लिए फंसा रहेगा तो बैंक चालू हो जाएंगे और आपके पैसे से वो 8 लाख करोड़ रुपए माफ किए जा सकेंगे। उधर कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने नागपुर में मोर्चा खोला। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी से 45 करोड़ दिहाड़ी मजदूरों की कमर टूट गई है। उन्होंने इसे सबसे बड़ा घोटाला बताते हुए एसआईटी जांच की मांग की। I've already demanded that the RBI should publish the minutes. How many directors of RBI attended the meeting? Who said what? Did anyone raise any questions? Did anyone offer any dissent? वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी की दिक्कतें खत्म होने में 6 महीने से 1 साल का वक्त लग सकता है। जो लोग 50 दिन गिनते थे, सुनने में आया और दिन 50 गिन रहे हैं। ये समस्या को खत्म होने में हमने पहले भी कहा था 6 महीने से 1 साल लगेगी, वो समय लगेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि इस फैसले से आम लोगों और मजदूरों को भारी दिक्कतें हो रही हैं और करोड़ों लोग इस नीति से पीड़ित हैं। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। उधर कांग्रेस के आरोपों का जवाब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 10 साल के शासन में प्रशासन के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठाया और इसीलिए वो मोदी सरकार की नीतियों से असहज है। उन्होंने टैक्स दरों में कमी का संकेत भी दिया। कांग्रेस के चौतरफा हमले का जवाब देने वित्त मंत्री अरुण जेटली खुद मीडिया के सामने आए। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार के दौरान भ्रष्टाचार और घोटालों में तेजी से इजाफा हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि यूपीए के 10 साल के शासन में बड़े नोटों का चलन 36% से बढ़कर 80% तक पहुंच गया था। कोई बहुत हैरानी का विषय नहीं है कि जो भ्रष्टाचार के विरोध एक अभियान छेड़ा है सरकार ने, कांग्रेस पार्टी उस अभियान से बहुत परेशान है और उसकी आलोचना करना
और संसद में उस पर चर्चा हो, इसके लिए रुकावटें पैदा करना उसका प्रयास करती है। वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों को जो दिक्कतें हो रही हैं वो कम समय के लिए हैं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ सप्ताह में बाजार में नकदी बढ़ेगी और इससे समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। Significant amounts are going to be injected over the next 3 weeks, which are gradually bringing the pressure down. And as more and more of the new currency comes into circulation, the recirculation itself into the banking system, the ATMs will make more currency available itself. वित्त मंत्री ने टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में अधिक से अधिक लेन देन डिजिटल तरीके से होगा। इससे टैक्स वसूली बढ़ेगी और टैक्स दरों को तर्कसंगत बनाने का रास्ता भी खुलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी के बाद आरबीआई ने 4,61,000 करोड़ रुपए के नोट बैंकों को दिए हैं और जारी किए गए 2,180 करोड़ नोट से ज़्यादातर 100 और उससे छोटी करेंसी है। वहीं नोटबंदी के बाद से बैंकों में 12,44,000 करोड़ रुपए के 500 और 1,000 के नोट जमा हुए हैं। आरबीआई ने अवैध लेन देन पर नजर रखने के लिए बैंकों को अब निर्देश दिए हैं। नोटबंदी के बीच काले धन को सफेद करने में लगे बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत को लेकर आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं। आरबीआई ने ऐसे लेन देन की सेंट्रल डाटा चेकिंग करने को कहा है। साथ ही आरबीआई के सुपरवाइजर भी इसमें नजर रखे हुए हैं। We have issued elaborate instruction to all the bank managements to do the central data checking, and whenever they find any inconsistency, it should be pursued further through their internal audit mechanism. RBI supervisors are also carrying out the similar exercise on the various data points of banks. आरबीआई के मुताबिक नोटबंदी के बाद से अब तक 12,44,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। आरबीआई ने लोगों से कैश की जमाखोरी नहीं करने की अपील भी की है। Notes worth 4,61,000 crores to the public over their counters and through their ATMs. Daily, we are issuing more and more notes, getting it printed and issuing it, and this will be a continuous affair. And the public are requested to freely use the notes that they have in their hands rather than hoarding it. आरबीआई ने बेंगलुरु में गिरफ्तार अपने कर्मचारी को निलंबित कर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में उसे मंगलवार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने हवाला कारोबारी केसी वीरेंद्र को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से आयकर विभाग के छापे में 2000 के 5 करोड़ 70 लाख रुपए मिले हैं। इस बीच पुलिस और जांच एजेंसियों के छापे में बड़ी मात्रा की नकदी की जब्ती जारी है। कर्नाटक में प्रवर्तन निदेशालय ने 7 बिचौलियों को 93 लाख रुपए के नए नोट के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं मुंबई में 5 लोगों को 33 लाख के नए नोटों के साथ पकड़ा गया है। इधर गुजरात के वडोदरा में एक कारोबारी के पास से करीब 20 लाख रुपए की नकदी मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सुबह से ही बैंक और एटीएम की कतारों में अब लोगों की भीड़ बढ़ती गई और रोजमर्रा का काम बन चुका है। नोटबंदी के 35वें दिन आलम यही दिखा। 3 दिन बाद बैंक खुलने के चलते आज बैंकों में ज्यादा भीड़ थी। नोटबंदी का 35वां दिन। देश के अलग अलग हिस्सों में ये नजारा अब आम हो चुका है। 3 दिन के बैंक बंदी के बाद नकदी के अभाव से जूझते लोग सुबह से ही बैंक और एटीएम की कतारों में लग गए। देश की राजधानी दिल्ली का आलम इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। इनमें कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने रात में ही लाइन लगानी बेहतर समझी। बैंक हफ्ते में तय समय सीमा यानी 24,000 की नकदी देने से इनकार कर रहे हैं। लोगों का मानना है कि नोटबंदी के फैसले का असर सिर्फ गरीबों पर ही पड़ रहा है। छुट्टी के 3 दिन बाद तो काफ़ी दिक्कत आ रही है। बहुत सारे साउथ दिल्ली में एटीएम्स घूम के आए हैं, आखिर में यहाँ पता चला है थोड़ा, तो ये लाइन में लगे हुए तकरीबन 1.5-2 घंटा तो हो ही गया लाइन में खड़े हुए। मैं आई हूँ 1 बजे से, लंच टाइम ऑफिस के उससे खड़ी हूँ और मैं तब से खड़ी हुई हूँ, अभी ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ। क्या कर सकती हूँ सर? अब तो क्या है, हो जानी चाहिए। 3 दिन की छुट्टी थी, अब तो यही था कि हाँ एटीएम में पैसे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी कोई पैसे एटीएम में कहीं भी कोई जमा नहीं हुए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कमोबेश यही हालात हैं। लोग भूखे प्यासे कई घंटे बैंक और एटीएम की लाइनों में लगने को मजबूर हैं। पैसा नहीं मिल रहा और भीड़ देख रहे हो, लंबी लंबी लाइन लगी है। 5,000 पैसा मिल रहा है, मोदी का आदेश है 24,000 का मिल रहा, 5,000। जनता क्या करेगी? दिक्कतें बहुत ही हो रही हैं, हमको पैसा नहीं मिल रहा है।
परेशान हैं, भूखे प्यासे खड़े हैं, यहाँ लाइन लगाए। वाराणसी में पारा 10 से 12 डिग्री तक पहुंच गया है। इस कड़कड़ाती ठंड में भी लोग एक एटीएम से दूसरे एटीएम और बैंकों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे 100 आदमी थे, 100 नियर अबाउट 100 आदमी थे यहाँ पे। और फिलहाल अभी लाइन बढ़ती ही जाएगी, जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा लाइन बढ़ती जाएगी। इस बीच आज से सरकारी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर डिजिटल तरीके से भुगतान पर 0.75% की छूट मिलने लगी है। हालांकि ग्राहकों के खाते में 3 दिन में ये राशि पहुंचेगी। नोटबंदी के फैसले को 1 महीने से भी ज्यादा वक्त हो गया है, लेकिन बैंकों और एटीएम के बाहर अफरा तफरी का नज़ारा वैसा ही है जैसा पहले दिन था। लोगों ने सोचा नहीं होगा कि अपने ही गाढ़े पसीने की कमाई के लिए इतना पसीना बहाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अनिर्बान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। पिछले एक हफ्ते में पुलिस और जांच एजेंसियों के छापों में भारी मात्रा में नए नोट और नकदी पकड़ी गई है। तमिलनाडु के चेन्नई में आयकर विभाग ने 166 करोड़ की नकदी पकड़ी, तो कर्नाटक में आयकर विभाग और पुलिस ने चित्रदुर्ग, हुबली, वेल्लोर और उडुपी में छापे मारकर 29 करोड़ 78 लाख रुपए से ज़्यादा के नए नोट जब्त किए। गोवा से 1.5 करोड़ की नकदी पकड़ी गई, तो महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस ने 72 लाख के नए नोट पकड़े और कई लोगों को इस सिलसिले में गिरफ्तार भी किया गया है। गुजरात के सूरत से 76 लाख रुपए के 2000 के नोट पकड़े गए, तो राजस्थान पुलिस ने जयपुर से 1.5 करोड़ रुपए के नए नोट पकड़े। दिल्ली में आयकर विभाग ने 13 करोड़ 65 लाख रुपए के नए नोट पकड़े। सोमवार को असम पुलिस ने गुवाहाटी से 1 करोड़ 55 लाख रुपए के नए नोट पकड़े थे। नोटबंदी से खपत में कमी का असर खुदरा महंगाई के आंकड़ों पर भी पड़ा है। खाने पीने का सामान सस्ता होने से नवंबर में खुदरा महंगाई दर कमी आई, ये 2 साल के निचले स्तर पर है। आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में खुदरा महंगाई की दर 3.63% रही। अक्टूबर में ये 4.2% थी। पिछले साल नवंबर में ये 3% पर थी। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में सब्जियों के दाम में कमी हुई है और खाद्य महंगाई दर भी गिरकर 2.11% पर पहुंची। अक्टूबर में ये 3.2 थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर विधानसभा चुनाव में गठबंधन के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि अगर गठबंधन होता है तो 300 से ज़्यादा सीटें जीत लेंगे। हालांकि उन्होंने साफ किया कि गठबंधन के संबंध में आखिरी फैसला पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव करेंगे। समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर अखिलेश यादव ने कहा कि टिकट का फैसला अंतिम समय में भी बदला जा सकता है। अखिलेश ने बीएसपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में पार्टी के वोट बीजेपी के पक्ष में डलवाए थे। उन्होंने कहा कि वो इस दावे को साबित कर सकते हैं। अलायंस पे मैंने हमेशा कहा, वैसे तो समाजवादी बहुमत की सरकार बना रहे हैं, वैसे तो समाजवादी लोग बहुमत की सरकार बना रहे हैं, और आप बताओ कोई मना कर दे बहुमत की सरकार? आप में कोई मना कर दे बताओ? आप सब जानते हो कि समाजवादियों की सरकार बनने जा रही है। अच्छा, लेकिन अलायंस हो जाएगा तो 300 से ज्यादा जीत जाएंगे। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी घटनाओं में मरने वाले 17 लोगों के परिजनों के लिए मुआवजे की मंजूरी दी है, जिसमें आतंकी बुरहान वानी का भाई खालिद वानी भी शामिल है। खालिद की मौत पिछले साल अप्रैल में सुरक्षा बलों की फायरिंग में हुई थी। हालांकि सेना ने कहा था कि खालिद हिजबुल का आतंकी था और उसे मुठभेड़ में मारा गया था। वहीं बुरहान वानी को इस साल जुलाई में एक मुठभेड़ में मारा गया था। पुलवामा में कल एक बैठक में फैसला लिया गया। पुलवामा के उपायुक्त ने बताया कि मुआवजे पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। इस योजना के तहत परिजनों को 4-4 लाख रुपए की मदद मिलती है। खालिद के पिता मुजफ्फर वानी ने मुआवजा लेने से हालांकि इनकार कर दिया है। चक्रवाती तूफान वर्दा अब कमज़ोर पड़ने लगा है। हालांकि इसने तमिलनाडु में भारी तबाही मचाई है। इसके चलते 18 लोगों को जान गंवानी पड़ी, जबकि कई इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। राज्य के मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने हालात पर खुद नज़र बनाई हुई है। राज्य में हवाई रेल यातायात बहाल कर दिया गया है। बस सेवाएं भी धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं। चेन्नई, कांचीपुरम और तिरुवल्लुर में स्कूल और कॉलेज आज भी बंद रहे। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते संसद की बात, जहां पर आज 15 साल पहले 13 दिसंबर को आतंकी हमले में शहीद हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई और इस मौके पर सदन भवन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
देश ने आज संसद पर हुए आतंकी हमले की 15वीं बरसी पर इस हमले के शहीदों को याद किया। संसद भवन परिसर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी, लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी समेत कई और हस्तियों ने इस हमले के शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे पार्लियामेंट के सुरक्षा कर्मियों ने जिस बहादुरी का परिचय उस समय दिया है, उसे कभी भारत भूल नहीं सकता है। हमारे सभी एमपीज़ को, लीडर्स को, स्टाफ को और पूरी पार्लियामेंट बिल्डिंग को बचाने के लिए प्रयास किया। तो ऐसे शहीद अमर होते हैं। इस मौके पर हमले में शहीद लोगों के परिजन भी मौजूद थे। सरकार को देखना चाहिए ना, इस पे आतंकवाद पे क्या अंकुश लगाना, कैसे लगाएं कैसे नहीं लगाएं। अब शहीद हो रहे हैं हमारे जवान। हमने जब जब उनसे काम लिया हमें सहयोग दिया। 13 दिसंबर 2001 को हुए इस आतंकी हमले में दिल्ली पुलिस के 5 सुरक्षाकर्मियों और संसद की सुरक्षा सेवा के 2 सुरक्षाकर्मियों और सीआरपीएफ की एक महिला कांस्टेबल के अलावा एएनआई का एक फोटोग्राफर भी इस हमले में शहीद हुआ था। संसद पर आतंकी हमले को 15 साल बीत गए, लेकिन उसके बाद से संसद की सुरक्षा से लेकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई तक में देश ने लंबा सफर तय किया है। और यही वजह है कि हर साल की तरह इस बार भी इन वीरों को देश ने याद किया, जिन्होंने संसद पर आतंकी हमले को नाकाम करने में अपनी जान गंवा दी थी। सहयोगी प्रणव गोस्वामी और कैमरामैन मनोज के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।